हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर, जिसका पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है विदाउट इंट्रोडक्शन के। जो इंट्रोडक्शन मैंने इसका अलग रखा है, बाकी के पार्ट्स हम अलग रख रहे हैं। ओके, सो बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आप लोग कंटिन्यूस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स एंड नीट की प्रिपरेशन करवा रहा है। अगर आप लोग विदाउट फीस दिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल पर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करवा दिया है और मैं खुद आप लोगों के साथ सारी की सारी स्टडी कर रही हूँ। एंड आज हम लोग फिर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पर आ गए हैं। हम फिर से एक और मतलब बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक चैप्टर मैंने बायोलॉजी का आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में उसका एक्सप्लेनेशन करवाया है। अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो देख लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इसका एक एक पार्ट +5 मार्क्स का है। बोर्ड्स एंड नीट, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज के हम इस वीडियो में मलेरिया, एड्स एंड कैंसर, ये 3 डिसीज को कंप्लीट करने वाले हैं, जो मैंने लास्ट पार्ट वीडियो में छोड़ दी थी, क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग डिसीज है, लॉन्ग टाइम में समझ में आती है, ज़्यादा अच्छे से इनका एक्सप्लेनेशन करना होता है, क्योंकि कंफर्मेशन क्वेश्चन इनसे होता है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप लोगों को आप मेरी वॉइस में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। एंड पर मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2 डेज वेस्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल रक्षाबंधन। आई होप आप लोगों का रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा गया होगा। सारे सिबलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे होंगे एंड सब लोगों को रक्षाबंधन आपके घर में बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। लेकिन अब हमें अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट करना है, बिकॉज रक्षाबंधन जा चुका है और अब हमारी जर्नी कंटिन्यू हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिजीज है हमारी मलेरिया। पहले हम मलेरिया के बारे में बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग में एक बहुत ही फंटास्टिक डायग्राम लेके आई हूँ। दिस इज ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैं आप लोग को इस डायग्राम को बहुत अच्छे से कच्चे क्लियर करने वाली हूँ। उससे पहले हम मलेरिया के बारे में बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन 99% पूछा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन प्रोटोजोआ से होता है। इसका जो पैथोजन रहता है, जो इसका पैथोजन रहता है वो आपका प्लाज्मोडियम रहता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती है। यहाँ पर जो पी दे रखे हैं इनका प्लाज्मोडियम मतलब है। ओके, सो फर्स्ट स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड स्पीसीज है प्लाज्मोडियम ओवेक्स, थर्ड स्पीसीज है प्लाज्मोडियम falciparum एंड फोर्थ स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये 4 स्पीसीज है जो आपके प्लाज्मोडियम स्पीसीज के 4 टाइप्स है। ओके, मतलब ये 4 स्पीसीज होती है। इनमें से जो सबसे ज्यादा डेंजरस है दैट इज द प्लाज्मोडियम falciparum। अगर ये falciparum प्लाज्मोडियम किसी को हो जाता है, इसका मलेरिया डिजीज है, इस पैथोजन की वजह से किसी को मलेरिया होता है तो उसकी जान चली जाती है। इट इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस। ओके, ओके, अब देखते हैं। हमने प्लाज्मोडियम देख लिया जो कि एक पैथोजन है, ओके, मलेरिया का। अब देखते हैं कि मलेरिया का वेक्टर कौन होता है। मलेरिया का वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये एक फीमेल होती है, ये एक फीमेल होती है एनाफिलस मॉस्किटो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है कि मॉस्किटो के मतलब इसके जो मलेरिया के जो वेक्टर के जो होस्ट होते हैं वो कौन होता है।
वेक्टर के होस्ट होते हैं आपका, फर्स्ट इज द ह्यूमन एंड सेकंड इज द मॉस्किटो। फर्स्ट ह्यूमन है एंड सेकंड मॉस्किटो है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ह्यूमन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये हम लोग डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। इतना अभी समझ लीजिए कि होस्ट वेक्टर के लिए दो होते हैं, फर्स्ट इज द ह्यूमन एंड सेकंड इज द मॉस्किटो। ह्यूमन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब जो मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ, स्क्रीन पर फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना, बिकॉज दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम, इसमें जो आप लोगों को ये वाला वीडियो दिख रहा है, दिस इज द ह्यूमन होस्ट एंड दिस इज द मॉस्किटो होस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसे बड़ा करते हैं। देखो, जब जैसे ये दिस इज द मॉस्किटो, इसने एक ह्यूमन को काटा, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक नॉर्मल ह्यूमन को काटता है, और जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, देखो जो मैं बोल रही हूँ उसको गौर से सुनो, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं बोलती हूँ, तो सिर्फ उन्हें सुनो, और जो आपको लिखने के लायक लगे ना तो उन्हें नोट करो, ठीक है। सो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजोइट्स। देखो, तो जब मॉस्किटो एक ह्यूमन को काटता है तो स्पोरोजोइट जो उसके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं वो एक ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। अब स्पोरोजोइट जो है वो लीवर एंड आरबीसी में पहुंच जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लीवर में पहुंचेंगे। देखो पैरासाइट, ये स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचेंगे। ओके, लीवर में पहुंचेंगे एंड आफ्टर दैट देखो यहाँ से, देखो लीवर में पहुंचे, the parasite reproduce asexually in liver cells, bursting the cell and releasing into the blood. पैरासाइट जो होंगे वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएंगे लीवर में। देखो ये देखो लीवर में रिप्रोड्यूस हो रही है और धीरे धीरे करके फिर सेल बस्ट हो जाएगी और फिर ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। ओके, सो अब देखो ये आपके ब्लड में एंटर हो चुके हैं। अब ब्लड में एंटर होंगे तो आरबीसी में पहुंचेंगे। आरबीसी में पहुंचने के बाद ये सेल एक हीमोजोइन प्रोड्यूस करता है, हीमोजोइन। तो ये कलर तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हीमोजोइन प्रोड्यूस करता है आरबीसी में पहुंचने के बाद। ओके, तो हीमोजोइन क्या करता है, हमें सिवरिंग प्रोड्यूस, सिवरिंग फीवर लेके आता है। हीमोजोइन की वजह से हमें ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन आरबीसी में गैमेटोसाइट्स और प्लाज्मोडियम बनते हैं। प्लाज्मोडियम के जो गैमेटोसाइट्स हैं, ये देखो ये हमारे आरबीसी में बनते हैं। एक फीमेल का होता है, एक मेल का होता है, एक फीमेल का होता है, एक मेल का होता है। ओके, अब ये जो गैमेटोसाइट्स है, अब फिर एक नॉर्मल मॉस्किटो आता है और एक ह्यूमन को बाइट करता है एंड उसके बाद वो जो गैमेटोसाइट होते हैं उस मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं एंड फीमेल मॉस्किटो की फिर फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फीमेल की गट में। फीमेल की गट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड टू एंड स्पोरोजोइट उसके अंदर बन जाते हैं, डिप्लॉयड। Mature infected stages sporozoites escape from gut to the mosquito salivary glands. मॉस्किटो के salivary gland में स्पोरोजोइट्स पहुंच जाते हैं, जैसे salivary gland एंड इसमें स्पोरोजोइट पहुंच जाते हैं और फिर ये मॉस्किटो फिर एक नॉर्मल ह्यूमन को काटेगा और उसमें फिर स्पोरोजोइट छोड़ देगा। फिर ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी एंड दिस इज द प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आप लोगों को समझ गए फिर से ध्यान से सुनो, मैं एक बार बोल रही हूँ। एक नॉर्मल मॉस्किटो, सॉरी एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसकी सलाइवा में स्पोरोजोइट प्रेजेंट होता है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करता है एंड स्पोरोजोइट ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद स्पोरोजोइट लीवर में पहुंच जाते हैं
लीवर में पहुंच जाते हैं थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू जब लीवर में पहुंच जाते हैं तो लीवर की सेल्स जो होती है उसको बस्ट कर देते हैं। उसके बाद वो आरबीसी में पहुंच जाते हैं, आरबीसी की सेल को बस्ट कर देते हैं, लेकिन आरबीसी में जाकर के उन्हें हीमोजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट सिम्टम दिखाई देता है, जिससे फिवरिंग फीवर। फिवरिंग फीवर जो होता है वो हमारा फर्स्ट सिम्टम है, हमें ठंड लगना स्टार्ट होता है। तब तक अफेक्शन रिप्रोडक्शन नहीं होता, तब तक आपको कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देगा। दो काम होते हैं आरबीसी के अंदर, फर्स्ट इधर हीमोजोन प्रोड्यूस होता है, सेकंड इधर गैमेटोसाइट्स बनते हैं। तो गैमेटोसाइट बनते हैं, मेल एंड फीमेल के गैमेटोसाइट्स बनते हैं। उसके बाद जब गैमेटोसाइट बन जाते हैं तो एक नॉर्मल जो मॉस्किटो होता है वो एक ह्यूमन को, इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करते हैं एंड उसके स्पोरोजोइट में वो नॉर्मल जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फीमेल मॉस्किटो की गट में होता है। ध्यान से सुनो, किसमें होता है? गट में होता है। गट में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फीमेल की गट में होता है। ओके, और उसके बाद में हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्पोरोजोइट बन जाता है जो कि फिर नॉर्मल ह्यूमन को काटेगा और फिर वही प्रोसेस रिपीट होती है। आई होप मैंने आप लोगों को 2 टाइम्स समझा दिया, 3 टाइम्स समझा दिया, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट डिसीज है आपका कैंसर। कैंसर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज। इसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कैंसर के बारे में पता होना चाहिए कि आफ्टर ऑल कैंसर होता क्या है। देखो, कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनफाउंड ट्यूमर। जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है, वही हमारा कैंसर कहलाता है। कैंसर हमारी खुद की सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब एक अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, एक नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है किसी सेल की, तो वो ट्यूमर की फॉर्मेशन में आ जाती है, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। ट्यूमर के 2 टाइप होते हैं। इस 2 टाइप्स का ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर इज द नॉर्मल ट्यूमर, ओके, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर इज द कैंसर ट्यूमर। इन दोनों का डिफरेंस पड़ता है। कैंसर के जो हमने 2 टाइप्स पढ़े ट्यूमर के, वो है बिनाइन ट्यूमर एंड सेकंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो एक नॉर्मल ट्यूमर होता है, इसमें मेटास्टेटिस प्रेजेंट नहीं होती है। मेटास्टेटिस का मतलब है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलने की एबिलिटी नहीं होती है। ये जिस जगह का ट्यूमर होता है उसी जगह तक सीमित रहता है, स्टेबल रहता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये एक कैंसरस ट्यूमर है, मेटास्टेटिस प्रेजेंट होता है इसमें, मतलब ये स्प्रेड होता है। अगर इस वाले पार्ट में एक ट्यूमर बना है एंड दूसरा पार्ट में है तो ये इस वाले पार्ट में भी चला जाएगा, वो एक बड़ा ट्यूमर बन जाएगा। ये होती है मेटास्टेटिस प्रॉपर्टी जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास होती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल में, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म नहीं होता है, लेकिन एब्सेंट होता है कैंसर सेल में, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म होता है। मतलब अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होगा किसी सेल में तो हमको कैंसर नहीं होगा, कैंसर का जो ट्यूमर होता है ना वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट हो जाए तब जाकर एक ट्यूमर बनता है और तब जाकर हमें कैंसर होता है। करते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होता है? कैंसर कोजिंग फैक्टर होता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। जो हमारी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे ये डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है, फ्यूज कर देता है। तो कार्सिनोजन 3 प्रकार का होता है। फिजिकल, एक फिजिकल फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। केमिकली फैक्टर होता है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल फैक्टर पर। तो देखो, फिजिकल फैक्टर जो होता है ये रेडिएशन का होता है, मतलब रेडिएशन के थ्रू हमें कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहले फिजिकल फैक्टर आता है आयनाइजिंग एंड सेकंड है नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में जो आपके आते हैं वो आता है आपका एक्सरे, गामा रेज। नॉन आयनाइजिंग में आता है यूवी रेज। तो ये है फिजिकल फैक्टर जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। आगे देखते हैं केमिकल फैक्टर। सो सेकंड है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में आता है निकोटीन। निकोटीन की वजह से हमें कैंसर हो सकता है। निकोटीन जो होता है वो तंबाकू के प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है। जो तंबाकू आता है
बाजार में दुकानों पर जो मिलता है उसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, दिस इज द थर्ड फैक्टर ऑफ कार्सिनोजन। इसमें क्या होता है, ये ऑन्कोजेनिक जो वायरस होता है इसकी वजह से हमें कैंसर होता है। एल्टर्ड आवर सेलुलर ऑन्कोजन, सेलुलर एल्कोजन का ये एल्टर्ड होता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है, और ये हमारी खुद की नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है। ये एक्टिवेट होता है बाय अदर सेल, मतलब जो ऑन्कोजन वायरस होता है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारी नॉर्मल सेल में, लेकिन जब ये ऑन्कोजेनिक वायरस से मतलब ये अदर फैक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे केमिकल फैक्टर हो गया, फिजिकल फैक्टर, इनकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमें फिर कैंसर कर देता है। सो नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में हम लोग ये देखते हैं कि कैंसर का आखिर डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। हमने ये देखना कैंसर कैसे होता है, कैंसर हम किसे कहते हैं, कैंसर किस किस चीज से हो सकता है, हमने इसकी सेल के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम उसका डायग्नोसिस देखेंगे। सो डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, इसमें हम कैंसर का डिटेक्शन करते हैं कि आखिर कौन सा कैंसर है। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप होता है इसका। तो अगर कैंसर है आपको मैलिग्नेंट तो पता चल जाता है, और नॉर्मल कैंसर है जो मैंने आपको बताया था जिसमें मेटास्टेटिस प्रेजेंट नहीं होती है, और मैलिग्नेंट में मेटास्टेटिस प्रेजेंट होती है, ये वेरी डेंजरस होता है। ओके, तो ये होता है कैंसर डिटेक्शन की प्रोसेस। अभी प्रोसेस होती कैसे वो देखते हैं, जो कि हमें देखना है, पहले कैंसर को डिटेक्ट करना है। अब जो कैंसरस सेल होती है, मेरे साथ साथ नोटबुक में लिखते जाना, कैंसरस सेल जो होती है हम उसके एक स्मॉल पीस लेते हैं। कैसे पता करते हैं मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि कैंसर का डिटेक्शन होता है बायोप्सी में, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले कैंसरस सेल जो होती है, जहां पर कैंसर होता है उसका एक छोटा सा पीस लेते हैं, स्मॉल पीस, उसे कट करके लेते हैं, एंड फिर उसका स्टेन एग्जामिनेशन करते हैं। एंड आफ्टर दैट उसका हिस्टो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। अब उसकी सेल के बारे में पता लगाया जाता है कि आखिर ये मैलिग्नेंट है या नॉर्मल है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है इसमें कि कैंसर डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब बायोप्सी कैंसर डिटेक्शन के लिए होती है, ये तो हमने देख लिया। अगर इंटरनल ऑर्गन में कैंसर है, लिखो इंटरनल ऑर्गन कैंसर। अगर इंटरनल ऑर्गन में कैंसर है तो किससे डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्टेड बाय एमआरआई या सीटी स्कैन। एमआरआई या सीटी स्कैन से हम इसका डिटेक्शन करते हैं। एंड एक आता है आपका एक्सरे। ओके, अगर इंटरनल ऑर्गन में है, मतलब अंदर है कहीं कैंसर, तो उसके लिए हम ये करते हैं। ओके, अब एक है आपका, अगर आपको ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, इसका ब्लड एग्जामिनेशन होता है, मतलब ब्लड टेस्ट किया जाता है ब्लड कैंसर के लिए। इसमें क्या होता है, अगर ब्लड कैंसर कैसे होता है, अगर WC की जो काउंटिंग होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो होता है आपका कि वहां आपको ब्लड कैंसर हो चुका है, अगर WC की काउंटिंग्स इंक्रीज हो जाए तो। ट्रीटमेंट कैसे होता है, दिस इज जो हमने बायोप्सी पढ़ा था वो तो कैंसर डिटेक्शन था। अब पढ़ते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट में आता है सर्जरी, केमोथेरेपी। केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं केमोथेरेपी के, इसमें हेयर लॉस हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। अगर आपको हेयर लॉस होने लगे, हेयर लॉस हो जाए, तो समझ लेना केमोथेरेपी सक्सेसफुल है। एनीमिया भी होता है। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, एंड अल्फा इंट्रॉन भी आ चुका है, अभी न्यू है, ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इस पर तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैंने बस आपको लोगों के लिए बता दिया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आप लोगों को ये चार याद रखने हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को थोड़ा MRI के बारे में, CT स्कैन के बारे में भी बता देती हूँ।
तो ये है हमारा एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, एक मशीन सी होती है बहुत बड़ी, उसके अंदर ह्यूमन जो होता है उसे भेज दिया जाता है, जो भी इंसान होता है उसे उसके अंदर लिटा करके ऐसे अंदर भेज दिया जाता है। उस तरीके से एमआरआई होती है। इसमें हम एक्सरे का यूज नहीं करते, एक्सरे का यूज नहीं किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एमआरआई के ऊपर है। एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या एक्सरे पर आ सकता है कि एक्सरे का यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में क्या होता है, सिटी स्कैन होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, ठीक है, सिटी स्कैन। इसमें एक्सरे का यूज होता है, एक्सरे का इसमें यूज किया जाता है। इसमें 3D इमेज आती है, सिटी स्कैन में 3D इमेज जनरेट होती है हर चीज की। जब इंटरनल ऑर्गन में हम देखते हैं तो इसमें 3D इमेज दिखाई देती है हमें। ओके, सो यहाँ पर हमारा कैंसर डिसीज कंप्लीट हो चुका है, एंड हमने मलेरिया कंप्लीट कर लिया, कैंसर डिसीज कंप्लीट कर लिया। अब हम एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। कैंसर के लिए एंड मलेरिया के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में मिलेंगे, जितने भी मैं क्लासेस ले रही हूँ बायोलॉजी की। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी तरीके से बहुत सारी फैंटास्टिक क्लासेस मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ बोस्ट नर्सिंग पर, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल जो आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा है, और वो भी फ्री में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एड्स। एड्स की फुल फॉर्म के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपकी फुल फॉर्म है एड्स की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनना है एड्स को, और सारी की सारी चीजें जो मैं लिख रही हूँ उन्हें लिखो, और जो मैं बोल रही हूँ उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी नोट डाउन करो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका पैथोजन। आई होप इसके बारे में सबको ही पता होगा, इसका पैथोजन एचआईवी होता है। एचआईवी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, अगर नहीं पता मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, लेकिन एचआईवी की फुल फॉर्म, एंड जो मैंने आपसे पूछा कि ब्लड कैंसर को किसी दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो वो दोनों आपको आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, एड्स क्या है, एक एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये इस तरीके से नहीं होती है जैसे कि हमें, जिस किसी को एड्स हो गया उसके साथ हमने बैठ के खाना खा लिया तो आपको भी एड्स हो जाएगा, या फिर उसने आपको टच कर दिया तो आपको एड्स हो जाएगा। नो, दिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और बाकी किसी तरीके से ये स्प्रेड नहीं होती है, सिर्फ सेक्स के द्वारा होती है। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। एक मिनट में इसके लिए डिफरेंट कलर यूज करूँ ताकि आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग दिखाई दे। एड्स इज अ टाइप ऑफ एसटीडी एंड वायरल डिसीज। वायरल तो है क्योंकि फैलती है एक दूसरे से, ओके, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल तो है नहीं है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ओनली। जो काम वगैरह की तरह नहीं फैलती है, फीवर की तरह नहीं जाती है, फीवर भी नहीं होता है वैसे एक दूसरे से। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग एचआईवी के बारे में। एचआईवी से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एचआईवी एक आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड
आरएनए। लेकिन आरएनए वायरस है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लेना। ये एक तरीके का रेट्रो वायरस है। ये किस पे इफेक्ट डालता है, ये बता सकते हो? चलो मैं बता देती हूँ। ये इफेक्ट डालता है हेल्पर टी सेल्स पर। ये जो आपकी हेल्पर टी सेल्स जो होती है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके। एंड ये मल्टीप्लिसिटी करता है। अपनी नंबर ऑफ कॉपी किसमें बढ़ाता है? मैक्रोफेज में। मल्टीप्लिसिटी इन मैक्रोफेज, ये अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाता है मैक्रोफेज में। इसलिए इस मैक्रोफेज को क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ HIV। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री ऑफ HIV किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मैक्रोफेज को कहा जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो मैक्रोफेज को क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ HIV कहते हैं, बिकॉज वो उसमें अपनी मल्टीप्लिसिटी करता है, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करता है। और हमने एड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। एक चीज और याद रखना, जो फर्स्ट केस मिला था एड्स का, वो 1981 में मिला था, और अब तक 25 मिलियन डेथ हो चुकी है इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड 25 मिलियन डेथ हो चुकी है ड्यू टू द एड्स। तो अब हम इसका डायग्नोसिस देखते हैं। अगर HIV हो जाता है, मतलब एड्स हो जाता है, तो इसका डायग्नोसिस करने के लिए क्या होता है? तो एड्स का डायग्नोसिस करना है तो बहुत ही फेमस है एलिजा। इससे इसका डायग्नोसिस होता है। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीनेट में पूछी हुई है, बहुत सारे पैरामेडिकल एग्जाम्स में पूछी हुई है। इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये है इसकी फुल फॉर्म, जो बहुत ज्यादा पूछी हुई है, हर एक एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। एक एलिजा की फुल फॉर्म और एक एड्स की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। एक एक वर्ड को चेंज कर दिया जाता है और आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर बोर्ड्स नर्सिंग के स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होने का। ओके। ट्रांसफर कैसे होता है? इन्फेक्शन ट्रांसफर कैसे होता है? फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करने से एड्स हो जाता है। अगर आपको एड्स है तो हमें प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, जैसे लाइक कॉन्डम्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड ब्लड। जैसे किसी को खून चढ़ाते ना, किसी में खून की कमी बहुत ज्यादा होती है तो खून दिया जाता है, कोई किसी को खून देता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है। तो इस पर बहुत ध्यान देना होता है कि उससे कहीं एड्स तो नहीं है, क्योंकि जिसको अगर एड्स होगा ना, जिस इंसान को अगर वो किसी को खून दे दे तो उसे भी एड्स हो जाएगा। इसे इन्फेक्टेड ब्लड से भी एड्स होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड निडल। जब किसी को इंजेक्शन दे दिया, उसी इंजेक्शन से आप दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे हो, उसी निडल से, निडल चेंज नहीं की। अगर उस जिसको पहले दिया है उसे एड्स होगा तो दूसरे को भी एड्स हो जाएगा। इसलिए जब हम एक को इंजेक्शन लगाते हैं ना, जैसे किसी एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया और उसके बाद किसी और को लगाना है, तो हम निडल चेंज करके लगाते हैं।
अब ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उधर की साइड जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर लिख देती हूँ, क्योंकि ये काफी मतलब समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फेक्टेड मदर के थ्रू अगर किसी को एड्स है, इन्फेक्टेड मदर को, मतलब इन्फेक्टेड मदर है मतलब उसे एड्स है किसी मदर को, तो उसके थ्रू कैसे फैल सकता है। सबसे पहला, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो सीधे सीधे उसका जो बच्चा है उसमें पहुंच जाएगा उसका इन्फेक्शन, और अगर वो मिल्क फीडिंग करवाती है तो दूध के थ्रू पहुंच जाता है बच्चे के अंदर। तो इन्फेक्टेड मदर से एक बच्चे को एड्स इस तरीके से हो सकता है कि या तो वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर पहुंच जाएगा बच्चे के अंदर, या फिर वो मिल्क फीडिंग करवाती है तो मिल्क के थ्रू पहुंच जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें मदर के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं जो एड्स के लिए वर्क करती है। तो ये है आपके प्रोग्राम एनएसीओ, एनजीओ। एनएसीओ की फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की फुल फॉर्म है नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों आप लोगों को उनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और एक ये याद रखना है कि एड्स के लिए कौन से प्रोग्राम वर्क करते हैं। देयर इज टू प्रोग्राम्स, एनजीओ एंड एनएसीओ। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने 3 डिसीज के बारे में पढ़ लिया है, मलेरिया, कैंसर एंड एड्स। यहाँ हमारा डिसीज इसमें खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इतना हैप्पी होने की नीड नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया। नो, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी हमको इसमें ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, वैक्सीन के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अभी अभी काफी कुछ रह गया है, लेकिन इतना है कि डिसीज खत्म हो चुकी है। ओके, सो आई होप आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे प्यारे प्यारे। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज यार नोट्स बनाओ, ताकि आप लोग उनका रिवीजन कर सको, क्योंकि मैं बहुत जल्द से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, जैसे हमारे थोड़े बहुत चैप्टर्स हो जाएंगे और सब्जेक्ट्स में जितने मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज आप लोग अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, नेक्स्ट ईयर हमारा एग्जाम होगा, पर ये टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलती, और फिर बाद में बस यही सोचते हैं यार उस वक्त पढ़ लिया होता तो आज इस तरीके से बैठे नहीं होते कि जल्दी करना है जल्दी करना है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले, और बायोलॉजी को यहाँ तक अभी आप लोग पढ़ लेना, अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना। थैंक यू सो मच।